वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 44। आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस मंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो जो भारत से लाल किले पर झंडा है, ये 15 अगस्त 1947 से फहराया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, तब से यहाँ भारतीय ध्वज फहराया जाता है। ठीक है, भारतीय ध्वज फहराया जाता है, जो कि हमारा क्या है, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। और पहली बार ये फहराया था भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। तब से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराते हैं। तो जो सबसे अधिक बार जिनने फहराया था तो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने टोटल 17 बार ये झंडा फहराया था। और कौन कौन थे हमारे? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी, ये भी हमारी प्रधानमंत्री रही, तो इन्होंने फहराया था 11 बार। और कौन थे? तो डॉक्टर जो मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह, इन्होंने फहराया था 10 बार। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये 2014 से भी फहरा रहे हैं, और करंट में भी प्रधानमंत्री है, तो ये आगे भी अभी फहराते रहेंगे। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, तो वो होता है कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, ने सर्वाधिक बार लाल किले से झंडा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो जो मुक्त बाजार होता है, ये मुक्त बाजार एक आर्थिक प्रणाली है। एक आर्थिक प्रणाली होती है, और इसमें जो वस्तुओं का मूल्य है, ये वस्तुओं का मूल्य किस पर डिपेंड करता है? तो ये करता है आपूर्ति और मांग पर डिपेंड करता है। यदि मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ेगा, यदि आपूर्ति बढ़ती है तो वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तब जो हमारी सरकार होती है, कम से कम इसमें हस्तक्षेप करती है, मतलब बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करती है। और जो सर इसके अलावा जो मूल्य होता है या व्यवसाय होता है, इस पर जो अधिकार होता है वो निजी व्यक्ति और व्यवसायी होता है। जो जो व्यवसाय कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है सीधे सीधे। ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी विशेषताएं होती है, तो विशेषताओं में जो चीजों का मूल्य किस पर डिपेंड करता है, तो वो करता है आपूर्ति और मांग पर डिपेंड करता है, चीजों का मूल्य। इसके अलावा इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, और इसमें निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व मतलब प्राइवेट कंपनियां होती है, कोई संस्था चलाती है, कोई निजी व्यक्ति चलाता है। और इसमें प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा होता है। ये कंपटीशन होगा तो इससे चीजों का मूल्य भी कम होता है, और हमें नई नई चीजें जल्दी जल्दी प्राप्त होती है। ठीक है। और क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे कि बाजार जहां पर जो मूल्य है, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी जमशेदजी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सरकार दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता था, तो वो थी बॉम्बे स्वदेशी स्टोर के नाम से भी इसको जानते हैं। बॉम्बे स्वदेशी स्टोर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसको कब खोला गया था? तो इसको खोला गया था 1905 में खोला गया था। ठीक है। माना जाता है कि क्या है कि स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा भी थी। स्वदेशी आंदोलन के तहत इसको खोला गया था। और इसको क्यों खोला गया था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो वो जो भारत में उद्योगों को बढ़ावा देना, भारत में लोग
को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा क्या, आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि स्वदेशी वस्तु बनाएंगे और उसको स्वदेश में बेचेंगे, तो उसके कारण जो आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है। जो भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क, बार्क का क्या मतलब होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो जो बार्क है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1954 में की थी। किसके द्वारा की थी, तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। और जब इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम क्या था, तो इसका नाम नाम था AEET। इसका मतलब था, इसका फुल फॉर्म क्या था, तो इसका था एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी स्पेशलिस्टमेंट बॉम्बे। लेकिन क्या हुआ कि जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे, इनका निधन हो गया 1966 में। तब से इनका नाम बदल के क्या कर दिया, इसका नाम बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया। तो इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो एटॉमिक आधारित रिसर्च होती है, तो इसमें की जाती है, सर्च की जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, इसमें क्या, जो रिएक्टर हो गए, इनकी डिजाइन वगैरह, और जो भी परमाणु से रिलेटेड चीजें होती है, सारी रिसर्च यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इसके वर्तमान निदेशक है, वो कौन है, विवेक बेसिन इसके वर्तमान निदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर किससे बना है। विनेगर किससे बना हुआ होता है, ये हमें बताना है। तो जो विनेगर होता है, इसको हम क्या, सिरका भी बोलते हैं। सिरका, जो सिरका होता है, खट्टा तरल पदार्थ, खट्टा तरल पदार्थ है। ये किससे बना हुआ होता है, तो ये आमतौर पर एसिटिक एसिड और जल के विलयन से बना होता है। विलयन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ होते हैं, उसके किण्वन से बना होता है। खाद्य पदार्थ या जो पेय पदार्थ होते हैं, उसके किण्वन से बना होता है। किण्वन या फर्मेंटेशन से बना हुआ होता है। और ये आमतौर पर कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन सा होता है, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, सेब का सिरका होता है, जो कि सेब से बना होता है, सेब सिरका। इसके अलावा क्या होता है, सफेद सिरका, सफेद सिरका। ठीक है, सफेद सिरका के अलावा वाइन सिरका, वाइन सिरका। ठीक है, और इनके यदि हम देखें तो कैसे बना हुआ था, हमने देख लिया, ये बना हुआ था एसिटिक एसिड से। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है जैसे वजन घटाने के लिए, वजन घटाने के लिए। ठीक है, वजन घटाने के अलावा क्या होती है, शर्करा को नियंत्रित करने के लिए, जो हमारी शरीर की शर्करा होती है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, पाचन को दुरुस्त बनाने के लिए, पाचन अच्छा करने के लिए के उपयोग होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे बना हुआ था, हमने देखा, तो ये होता है एसिटिक एसिड से बना हुआ होता है, और साथ में जल में। इसमें जो एसिटिक एसिड होती है, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो जो एसिटिक एसिड होता है, वो 4 से लेकर 8% तक होता है। बाकी क्या होता है, उसमें पानी होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि फॉर्मूले देखें, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। और इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है? यहाँ जल विद्युत मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर रही है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है कि एक डैम बना हुआ होता है, ये डैम, ठीक है। तो ये जो डैम है, ये पानी को कलेक्ट करता है, वाटर को जमा करता है। वाटर को जमा करने से क्या होता है कि वाटर यहाँ डैम में जमा हो रहा है, तो इस स्थिति के कारण, इस वाटर की स्थिति के कारण यहाँ पे क्या आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, mgh, या हाइट के कारण, ठीक है। और जब इस पानी को इस हाइट से छोड़ा जाता है तो पानी में क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² होता है ये, गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। तो इस पानी की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, इस पानी को गिराया जाता है टरबाइन पर, और टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमती है, उसके साथ में जनरेटर लगा हुआ था, वो घूमता है, और इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो जल की गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, इसको हम काम बदल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, कौन सा, नेकचंद उद्यान, नेकचंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाया गया है कैसे, तो जो घरेलू कचरा होता है, घरेलू कबाड़ जो होता है, और जो उद्योगों का कबाड़ होता है, उद्योगों का कबाड़, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। इसको बनाया गया है नेकचंद के द्वारा, और नेकचंद के द्वारा इसको 1957 में बनाया गया अपने खाली समय में, खाली समय में, ठीक है। एक सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी। ये कहाँ स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया, नेकचंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज को क्या कहा जाता है? तो जो ऊँटों के द्वारा आवाज की जाती है, तो इसको गुरगुराहट कहा जाता है। ये भूकना जो होता है, ये कुत्तों के द्वारा जो आवाज की जाती है, कुत्तों के द्वारा। गुरगुराहट मतलब किसके द्वारा की जाती है, केमल, केमल मतलब ऊँटों के द्वारा की जाती है। हिमियाना जो बकरी के बच्चे करते हैं, ये बकरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाते हैं, गुरगुराहट, ऊँटों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? जो पार्क ऑब्जर्वेटरी होती है या वेधशाला होती है, तो इनको मुख्य रूप से क्यों बनाया जाता है? तो इनको बनाया जाता है खगोलीय अध्ययन के लिए बनाया जाता है, अध्ययन के लिए बनाया जाता है। और जो पार्क ऑब्जर्वेटरी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसको कौन सी, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रेडियो खगोल विज्ञान के लिए, ठीक है, रेडियो खगोल विज्ञान के लिए। इसकी प्रमुख भूमिका थी जब अपोलो 11 हुआ था, अपोलो 11, ये नासा के एक मिशन था जिसमें चंद्रमा पर लोगों को भेजा गया था। तो अपोलो 11 के टाइम इसने क्या किया था, लाइव टेलीकास्ट किया था, लाइव टेलीकास्ट किया था अपोलो 11 मिशन का। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है, और ये कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? ये जो पफर फिश होती है, एक जहरीली फिश होती है। खतरा पड़ने पर ये करती है, अपने आप को ऐसे गोल फुला लेती है, ठीक है। तो इसको पफर फिश भी बोला जाता है। और ये कहाँ, समुद्री मछली है, एक समुद्री मछली है, और एक जहरीली मछली है। जिसके अंदर कौन सा जहर पाया जाता है? तो इसके अंदर जहर पाया जाता है टेट्रो डेटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, ठीक है। टेट्रोडेटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, और एक जहरीली मछली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।